क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से आज हमको चालू करना है चैप्टर नंबर 15। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में जितने भी डेफिनेशन थे डाटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 5 में हमने सारे के सारे डेफिनेशन देखे हुए थे, चाहे वो पिक्टोग्राफ हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो डबल बार ग्राफ हो, उसके टैली मार्क्स क्या होते हैं, उसके इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सभी का अलग अलग डेफिनेशन मैंने सब कुछ उसमें दिया हुआ था, सब कुछ मैंने उस समय बताया था। तो आप चैप्टर नंबर 5 में किसी भी वीडियो में, चैप्टर 5 के किसी भी वीडियो में आप जाइए, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो उसमें आपको सभी के जितने भी डेफिनेशन है, डाटा क्या है, रॉ डाटा क्या है, और जितने भी डेफिनेशन सारे के सारे डेफिनेशन में दिए हुए हैं, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है, आपका ये चैप्टर भी रहेगा। तो वो एक बार डेफिनेशन सब देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ होता क्या है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म सो दैट they can be understand quickly, easily and clearly। ठीक है, बहुत सारे डाटा यदि आपके पास दिए हुए हैं, जैसे क्लास में मैथ्स के एग्जाम में आपके क्लास में 30 बच्चे हैं। अब 30 बच्चे को यदि देखा जाए तो सभी से उसका मार्क्स पूछा जाए तो मार्क्स सबका अलग अलग होगा। अब एक टीचर के लिए ये याद रख पाना, कोई नया यदि टीचर आया क्लास में और सभी से मैथमेटिक्स का नंबर पूछा, तो उस टीचर के लिए ये ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि उसको एक ग्राफ के रूप में बना के बता दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि उसको लगभग पता चल जाएगा कि ये 5 बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, 10 बच्चे इसमें ये जो है थोड़े कम नॉलेज वाले हैं, ऐसे करके उसको इजीली, यानी किसी भी चीज़ को यदि विजुअल, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ये ईयर दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और किसी ईयर में कोई मार्क्स या कुछ भी ऐसा होगा तो वो इजीली, मतलब सभी कुछ यदि ये इसमें दिया हुआ है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, जनरल आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ही ग्राफ बना के, कई कंपनी में क्या होता है, ग्राफ बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फिर क्या होता है, सेल कितना हुआ इसका पता चल जाता है हमको। एक बस ग्राफ देखते हैं समझ में आ जाता है कि हाँ 2003-4 में इतने सेल होते थे, अभी जो है 2020-21 में सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया या बहुत ज़्यादा अप हो गया है। तो इस तरह को सिर्फ देखने से हमको बताने की ज़रूरत नहीं होता है। यदि वो ग्राफ बना हुआ हो तो इजीली समझ में आ जाता है, यानी ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देख के ही हमको समझ में, विजुअल यानी देखने का होता है। ठीक है, तो देख के ही हमको ये समझ में आ जाता है। तो क्या है विजुअल रिप्रेजेंटेशन? ग्राफ क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड। जितने भी डाटा है, जो डाटा कलेक्ट हुए हैं, उसको यदि विजुअल रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक है, ग्राफ के रूप में यदि बना दिया जाए, तो विजुअली वो इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वही जो कलेक्टेड डाटा है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही ग्राफ है। आ गया समझ में? टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट इन विजुअल फॉर्म। ठीक है, यही न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी जो डाटा है ये एक्चुअल में जो भी बनता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, कि कितने 5 नंबर है, ये जो 150 नंबर्स है, ये 200 नंबर्स है, तो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स ये। ठीक है, विजुअल फॉर्म में, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड क्विकली, इजीली एंड क्लियरली। ठीक है, जल्दी समझ में आ जाए, आसानी से इजीली समझ में आ जाए और क्लियर हमको पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका जो ज़रूरत होता है, हमको किसी भी दो फैक्ट को, दो चीज़ों को कंपेयर करने में ज़्यादा हमको इसमें
इजी हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया क्या है। ग्राफ जो है, जो भी डाटा कलेक्ट हुआ उस कलेक्टेड डाटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कलेक्टेड डाटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ही हम ग्राफ कहते हैं, ठीक है ये टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट को शो करने के लिए, ठीक है, विजुअल फॉर्म में। आ गया समझ में, ठीक है। रॉ डाटा क्या था और डाटा क्या था वो भी मैं आपको चैप्टर 5 में समझा चुका था, फिर भी देख लेते हैं एक बार कि डाटा अवेलेबल इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा, ठीक है। एक्चुअल में जितने भी डाटा हैं, सब के सब डाटा जो है, मतलब जितने भी इसमें हमने लिया कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने नंबर मैथमेटिक्स में इतने नंबर आए हैं या साइंस में इतने, इस तरह के जितने भी चीज़ होते हैं सब के सब होते तो डाटा ही हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड भी कर दें तो भी बनता डाटा ही है, अनऑर्गेनाइज्ड करेंगे तो भी बनेगा डाटा ही, ठीक है। सब होता सब डाटा ही है, लेकिन उन डाटा में रॉ डाटा जो होता है वो क्या होता है कि जब भी हम स्टार्टिंग में लेते हैं, जैसे हमने सब पूरे क्लास में पूछा कि मैथमेटिक्स में आपका नंबर सबसे एक एक करके पूछा, तो हमने क्या किया कि सबका रॉ डाटा वो लिख लिया हमने कि ये इसके इतने नंबर, इसके 30 मार्क्स, इसके 40 मार्क्स है, इसके 50 मार्क्स है, सारे नंबर हमने लिख लिए, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स के। बाद में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि उसको एक व्यवस्थित तरीके से हम रखेंगे, फिर उसके हिसाब से चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। तो जो सबसे पहला जो हमने जब लिया, सभी से पूछा, वो जो है वो है रॉ डाटा। आगे समझ में, वही है रॉ डाटा। तो डाटा अवेलेबल इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा। यानी शुरुआत में जो हम लेते हैं, इनिशियली जो हम लेते हैं वो होता है रॉ डाटा, ठीक है। रॉ डाटा में दिया हुआ है जैसे एग्जांपल, फेवरेट सब्जेक्ट फॉर द वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब किसी क्लास में पूछा या कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कहीं पे है तो उनसे पूछा गया कि चलिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो किसी ने बोला कि आर्ट्स है, किसी ने बोला साइंस है, किसी ने बोला मैथ्स ने, फिर किसी ने बोला कि नहीं आर्ट्स है, फिर दूसरे से पूछा तो इंग्लिश है। ऐसे करके यहाँ तो 7 स्टूडेंट 3 3 6 1 7 स्टूडेंट का लिया, ऐसे 30-40 स्टूडेंट के भी आप ले सकते हैं। बाद में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो बात की बात हो जाती है, लेकिन शुरू में जो हमने लिया ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हुआ कि सबसे हमने पूछते गए और लिखते गए, ठीक है। तो वो बन गया रॉ डाटा, ठीक है। और डाटा तो आपको समझ में आ गया, चाहे वो रॉ डाटा हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो, चाहे टेबल हो, चाहे जो भी हो, सब के सब हो जाते हैं, सब के सब डाटा ही कहलाते हैं, ठीक है। तो डाटा क्या है, तो मतलब डाटा का एक पार्ट हुआ रॉ डाटा, ठीक है। डाटा का एक सब ग्रुप हुआ रॉ डाटा। आगे समझ में, डाटा क्या है, ए डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए जितना नंबर ऑफ कलेक्शन जितना भी है वो सब के सब डाटा कहलाते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको ही हम डाटा कहते हैं, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन टू गिव सम इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जितने नंबर्स ऑफ कलेक्शन हैं वो सब डाटा कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर, ठीक है, जितने भी नंबर के जो भी कलेक्शन हैं वो सब के सब डाटा कहलाते हैं, ठीक है। अब ये डाटा आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं बार ग्राफ में। बार ग्राफ क्या है, ठीक है। बार ग्राफ भी मैंने आपको उस समय अच्छे से समझा दिया था, उसका बाकायदा डेफिनेशन भी इसमें समझा दिया था। फिर से एक बार देख लेते हैं कि बार ग्राफ इज ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, बार के द्वारा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है, उसको हम बार ग्राफ कहते हैं। बार किस तरह का होता है, बार जो है ये जो है कोई भी इस तरह की आइटम को हम बार कहते हैं, ठीक है। कोई भी इस तरह का आइटम है जो कि ये मतलब रेक्टेंगल जैसा जो एरिया है, रेक्टेंगल जैसा जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, बार्स, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, हो सकता है ये स्क्वायर भी बन जाए, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल क्या होता है कि होता क्या है कि कोई कुछ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बड़ा हो जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, इसके लिए रेक्टेंगल साइज बोलना ज़्यादा उचित है, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या है, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार, बस इतना ही है बार ग्राफ, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना किसके द्वारा, यूजिंग बार्स, बार्स के द्वारा। बार आपको समझ में आ गया होगा, रेक्टेंगल शेप, ठीक है। तो
उसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है। उसका विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये जैसे यहाँ जिस साइज का आपने लिया, रेक्टेंगल में यही होता है ना कि बिल्कुल एक ही साइज का जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म विड्थ का होना चाहिए। विड्थ ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा, यहाँ से यहाँ का साइज जो है सब के लिए सेम होना चाहिए। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और नीचे से ऊपर तक पूरा 1 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि आपने इसे तिरछा बना दिया, यूँ नहीं बन सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप का ही बनेगा। देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यू, ठीक है। जो भी उसका फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी उसका वैल्यू होगा, उसके हिसाब से उसका हाइट होगा। तो बार ग्राफ आपने इतना सारा बनाई है तो हाइट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट और एकेडमिक ईयर, ठीक है। 2003-04 में कितने स्टूडेंट थे, तो 150 स्टूडेंट। 150 के बिल्कुल 150 के बिल्कुल स्ट्रेट यदि हम देखेंगे तो वहाँ तक बार जो है हाइट लिया हुआ है, इसका मतलब 150 स्टूडेंट थे। एकेडमिक ईयर 2003-04 में इस तरह से पढ़ते हैं, एकेडमिक ईयर 2003-04 में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 150 थे। 2004 किसी एक स्कूल के बारे में बताया है। 2004-05 में किसी उसी स्कूल में जो है 200 स्टूडेंट्स थे। 5-6 में 250 थे, और इस तरह से वो मैं उसमें मैं आपको और अच्छे से समझाया हुआ हूँ, ठीक है। वो डेफिनेशन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, कंपेरिजन एमंग कैटेगरीज यूजिंग 2 और मोर बार्स, ठीक है। 2 बार्स के द्वारा, 2 या उससे ज़्यादा बार्स के द्वारा जो है हम कंपैरिजन इजीली इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ 2003-04 में कितने थे, 4-5 में कितने थे, अब 2 कम से कम 2 होना चाहिए तभी तो कंपैरिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा ही होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। 2 हो या उससे ज़्यादा हो तो कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो बार ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इन सब में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पहले से मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। डबल बार ग्राफ क्या है, डबल बार ग्राफ भी आपने इसमें पढ़ा था कि डबल बार ग्राफ क्या है तो वो बार ग्राफ ही, लेकिन 2 सेट्स ऑफ डाटा के 2 सेट्स को वो भी सिमिल्टेनियसली जो है 2 सेट्स ऑफ डाटा जो शो करे वो है डबल बार ग्राफ। जैसे इसमें क्या है कि सेल्स इन केजी में कितना सेल्स है, किसका, मैंगो का, एप्पल का, ऑरेंज का, पपाया का और बनाना का, ठीक है। तो और इस यहाँ पे दिया हुआ है एक मंडे और एक ट्यूसडे, ठीक है। तो मंडे को कितना सेल हुआ, ट्यूसडे कितना सेल हुआ, ठीक है। फिर बाद में उतना ही जितना स्पेस यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं उतना ही स्पेस इसको भी देते हैं। विड्थ दोनों का सेम रखता है और बीच का जो जगह है उसका भी विड्थ सेम टू सेम रखते हैं, यानी कि एक बनेगा मंडे के लिए, एक बनेगा ट्यूसडे के लिए, एक विड्थ छूट जाएगा, ठीक है। 2 बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो एक साथ सिमुल्टेनियसली जो है 2 बार बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो मंडे के डेट में देखेंगे तो इसका हाइट कितना है, यहाँ तक है। यहाँ से हम देखते हैं तो ये लगभग कितना 15 के बाद 0 से 5 तक इस तरह से लिया हुआ, यानी 15 से यहाँ तो फिर 17.5 जैसा होगा। 17.5 kg जो है वो मैंगो का सेल हुआ था मंडे को, और ट्यूसडे को यदि देखेंगे तो ये 22.5 kg जैसा सेल हुआ, ठीक है। तो एक साथ ही मैंगो का मंडे और ट्यूसडे का यहाँ पता चल जा रहा है, एप्पल का यहाँ पता चल जा रहा है, ऑरेंज का यहाँ पता चल जा रहा है, ठीक है। इस तरह से जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो डबल बार ग्राफ भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगला क्या है, पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट भी उस समय मैंने आपको अच्छे से समझाया था, फिर से देख लीजिए। डाटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। जब भी डाटा को सर्कुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, सर्कल ग्राफ होता है या पाई चार्ट होता है, ठीक है। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। ये भी इसका एक मेन पॉइंट ही है, जब तक होल नहीं आएगा तब तक इसका पार्ट्स का पता
नहीं चलेगा। इसलिए पाई चार्ट बनाने के लिए होल का पता होना चाहिए, यानी टोटल नंबर कितने हैं उसका मालूम होना चाहिए। उसके बाद उसमें से कितने कितने यूज उसने किए हैं वो निकल जाएगा इजीली। ठीक है, तो डाटा, ठीक है, इसमें होल होना चाहिए। ठीक है, होल का पता होना चाहिए कि कितना है, उसके बाद हम इसका पार्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे टाइम स्पेंड बाय द ए चाइल्ड ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान में चाइल्ड का क्या है, टाइम स्पेंड बताना है। ठीक है, और हमारा पाईग्राफ क्या बोलता है कि डाटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर, कैसा होना चाहिए, सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम सर्कल ग्राफ कहते हैं, जिसमें क्या है, इस कॉल्ड सर्कल ग्राफ, जिसमें क्या है कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इन पार्ट्स। ठीक है, होल का मालूम होना चाहिए तब हम इसको पार्ट्स को हम निकाल सकते हैं। तो रिलेशनशिप होल और पार्ट के बीच में होता है। ठीक है, तो टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग द डे, डे के दौरान में, पूरे एक दिन के दौरान में, पूरा एक दिन क्या मतलब क्या हो गया कि एक हमने एक सर्कल बनाया, ये पूरे के पूरे जो बने वो 24 आवर के लिए बने। ठीक है, अब 24 आवर के लिए जो बना हमारा पाई चार्ट या पाई ग्राफ जो बना, सर्कल ग्राफ जो बना, तो इस सर्कल में हमको अभी चाइल्ड का टाइम स्पेंड बताने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, इधर ले लीजिए इधर लीजिए, मतलब कुल मिला के हमको एक रेडियस ले लेने का है। ठीक है, अब ये एक रेडियस ले लिया, अब टाइम स्पेंड बताइए भाई, ये क्या किया कि 1/4 टाइम जो है इसने स्कूल में स्पेंड किया। ठीक है, हाफ टाइम जो है इसने क्या किया, स्लीपिंग में स्पेंड कर दिया। ठीक है, और 1/4 टाइम जो है वो रीडिंग में स्पेंड कर दिया। इस तरह से आप बता सकते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं 6 आवर इसने किसी में स्पेंड किया, 12 आवर ये किसी एक चीज़ में स्पेंड किया, और अगला जो है 6 और 12 और 6 का 18 हो गया, 18 और 6 जो है 24 हो गया, 6 आवर किसी और में इसने स्पेंड किया। ठीक है, तो आवर्स के रूप में लिख सकते हैं। बस बनेगा कैसे ये, तो 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल पूरा जो 360 डिग्री में बनता है, तो 360 डिग्री में वो जो आवर्स है उस आवर को से हमको डिवाइड कर दीजिए। 6 आवर है तो 6 से यदि हम इसको ठीक है, तो 360 डिग्री को जो है हम क्या करेंगे कि उसमें हम डिवाइड कर देंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अभी इसमें क्या है 6 आवर है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, होल में इसको 360 को डिवाइड, ये आपको आगे जब समझाएंगे, पाई चार्ट तो ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, तो होल से हम डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा डिग्री निकलना चालू हो जाता है। कितना डिग्री है भाई, 24 से हमने डिवाइड किया 15 डिग्री आया, 15 को 6 किया तो 90 डिग्री आया, तो ये 90 पहला बनाएंगे, दूसरा 12 के लिए डिग्री बना देंगे और इसके लिए डिग्री बना देंगे। तो ये पाई चार्ट बाकायदा समझाया हुआ है, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, और इधर भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, तो ये है पाई चार्ट। ठीक है, अब अगला आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, थोड़ा हिस्टोग्राम को भी समझ लीजिए। ए हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ बार डायग्राम। क्या है, इसमें क्या होता है कि क्लास इंटरवल आर शोन ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस में क्लास इंटरवल आएगा, और एंड हाइट ऑफ द बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को क्या शो करेगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का कितना फ्रीक्वेंसी है वो हाइट ऑफ द क्या है, हाइट ऑफ द बार शो करेगा। ठीक है, ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन द बार एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, क्योंकि इसके क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं होता है, इसलिए बार में भी कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, हिस्टोग्राम भी आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी। अभी देखिए ये क्लास इंटरवल है, 40 से 50, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, इस तरह से क्लास इंटरवल है। ठीक है, या वेट कीजी में है, और नंबर ऑफ पर्सन या फ्रीक्वेंसी जो है 4 है, 12 है, 13 है, इस तरह से। तो ये ग्राफ कैसा बना है, देखिए ये पूरा ये जो बार बना है, इस बार के साथ ये बार बिल्कुल सटा हुआ है, उसके साथ ये भी बार बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, 40 से 45 के बीच में 4 था, इसलिए 4 तक लिया, बाद में 45 से 50 तक 12 था, इसलिए ये 12 तक लिया, इस तरह से लिया हुआ है। ठीक है, और बीच में ये जैग्ड लाइन या ब्रोकन लाइन दिया हुआ है,
क्यों? क्योंकि ये जीरो से चालू नहीं हुआ है इसके लिए, ठीक है। जीरो से चालू हुआ होता तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अचानक किसी बीच नंबर से चालू करके और सेम टू सेम क्लास इंटरवल यदि हो तो हिस्टोग्राम बन सकता है, लेकिन क्या है कि किसी भी नंबर से चालू यदि अचानक हो गया तो बीच में ये जैग्ड लाइन या ब्रोकन लाइन हमको बताना पड़ता है। ये उस समय भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हिस्टोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, हिस्टोग्राम क्या है। और इसमें इस चैप्टर में अभी क्या आया है? लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ क्या है? ए लाइन ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ठीक है, लाइन ग्राफ क्या है? डाटा को डिस्प्ले करता है दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ में यदि कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहा है तो उस कंटिन्यूअस चेंज को जो है लाइन ग्राफ से डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम से यदि डाटा जो है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको लाइन ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसे कि क्या है इसमें, मान लीजिए टाइम 6 AM पे व्हेन रेनू फेल सिक, ठीक है। रेनू क्या हुआ? सिक हुआ, बीमार हुआ, इल हुआ, ठीक है, उसको बुखार हो गया। तो उस समय में टेम्परेचर जब देखा गया तो क्या देखा गया कि 6 AM पे इसका 37 डिग्री सेल्सियस है, 10 AM पे 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 2 PM पे 38 है और 6 PM पे 35 है। तो हर एक अलग अलग टाइम पे क्या बोलता है? पीरियड ऑफ टाइम पे कंटिन्यूअस चेंज। तो कंटिन्यूअस चेंज है, 37 था, फिर 40 हुआ, 38 हुआ, फिर 35 हुआ, तो कंटिन्यूअस चेंज आया तो ये लाइन ग्राफ ये इजीली बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि एक हम ले लेंगे टाइम और दूसरा हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे? डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर ले लेंगे और उसके हिसाब से 6 o'clock पे कितना था? 37 था डिग्री, 10 पे कितना था? वो इस तरह से बना के, इस तरह का जब भी बनता है तो वो बनता है लाइन ग्राफ, ठीक है। तो वो लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। लाइन ग्राफ पे इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व जब करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो लाइन ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लीनियर ग्राफ है, यही लाइन यदि बिल्कुल स्ट्रेट हो तो बन जाता है लीनियर ग्राफ। तो लाइन ग्राफ विच इज होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ, ठीक है। होल अनब्रोकन, इसमें क्या है? एक लाइन है, ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है, सीधा जाता तो सीधा ऐसा चला जाता, कहीं ऐसा सीधा नहीं गया और इधर भी नीचे नहीं गया। बाद में फिर ये लाइन आया, ये लाइन का दोनों साइड देखिए तो ये लाइन सेगमेंट दोनों साइड देखिए तो ये इसके बाद कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यदि ये एक ही लाइन होता, ठीक है, इस तरह से बना हुआ होता तो ये क्या बनता? लीनियर ग्राफ बनता, ठीक है, या सीधा सीधा ऐसे ऊपर से नीचे तक बनता तो भी वो लीनियर ग्राफ बन जाता। तो लीनियर ग्राफ और लाइन ग्राफ में यही फर्क है, ठीक है। तो लाइन ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही जो इंट्रोडक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन फिर भी चैप्टर 5 के जितने भी डेफिनेशन मैंने दिया है वो सारा डेफिनेशन देखे, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्टकट में बता दिया है, ठीक है। उसको मैंने अच्छे से समझाया है तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।